सादर वंदे साथियों, एयरपोस्ट के मॉक टेस्ट नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम इस मॉक टेस्ट में एयरपोस्ट वाई ग्रुप में पूछे जाने वाले सेकंड पार्ट यानी रागा और जनरल अवेयरनेस के बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रैक्टिस सेट किस प्रकार आता है और जैसा कि एग्जाम का पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ 156 स्टार 942 में लुप्त अंक का पता लगाइए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। हमारे चार विकल्प इस प्रकार है 4, 7, 8, 9। हमारे चार विकल्प, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास संख्या लिखी हुई है 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2। हमें पता लगाना कि स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा जिससे कि ये संख्या क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। इसके लिए हमें 11 का डिविजिबिलिटी नियम याद होना चाहिए कि 11 की भाजकता का नियम हमारे पास क्या है। देखिए 11 की भाजकता का नियम होता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। सम स्थान कैसे, मतलब कि दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान। और विषम स्थान कौन से हो गए, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान। देखिए ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, सातवां हो गया। अब इन स्थानों का अंकों का योग कीजिए। देखिए विषम स्थान का अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 और 1 7, 7 और 9 कितने हो गए, 15 और 2 कितने हो गए, हमारे पास 17 हो गए। और दूसरा विषम स्थान का अंकों का योग कितने हो गए, 5 और 4 9 प्लस स्टार, क्या हो गया, 9 प्लस स्टार हो गया। अब देखिए हमारे पास इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अब देखिए अंतर 0 करने के लिए यहाँ पे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि हम 9 में कितना जोड़ेगा, 18 आ जाए, हमारे पास 8 जोड़ना चाहिए, मतलब 17 आ जाए। 9 में 8 जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो 17 माइनस 17 यानी कि 0 आ रहा है। एक तो आंसर क्या हो सकता है हमारा, ये हो गया 8 हो गया, स्टार की जगह 8 होना चाहिए। दूसरा कि अंतर 11 बच जाए, तो अंतर 11 बचने के लिए यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए, देखिए 5 होनी चाहिए। अब देखिए हम 9 में क्या जोड़े कि 5 है, तो माइनस में होती संख्या वो लेंगे नहीं, इसलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। 8 वो संख्या स्टार की जगह रखने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लस 1920 है, उसका महस 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चार विकल्प है 204, 240, 360, 320। हमें चारों विकल्पों में से बताना कौन सा विकल्प राइट होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें याद रखना कि दो संख्याओं का लस और मस का गुणा, लस इंटू मस क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या का गुणनफल ये हमेशा सत्य होता है कि दो संख्याओं का लस पर मस पर गुणा कीजिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखिए इनका लस पर क्या आ रहा है, 1920, मस आ रहा है इसका 16। एक संख्या हमारे पास 128 होगी, दूसरी हमें ज्ञात करनी जिसको हम x लिख दें। आप क्या करेंगे, हमें x का मान ज्ञात करना, तो ये संख्या गुणा में इधर भेज दिए, किस में आ गई, ये भाग में आ गई। आप देखिए भाई इसको काट दीजिए, किसकी टेबल से कट रहा, 4 की टेबल से कट जाएगा आसानी से। 4 का भाग 16 में कितनी बार गया भाई, 4 बार। 4 का भाग 128 में 12 में गया भाई 3 बार, और 8 में कितनी बार गया भाई, 2 बार, यानी कि 32 बार चला गया। और इसको 4 की टेबल से काट दीजिए, कितनी बार कट गया भाई, ये 8 बार कट गया। 8 का भाग देंगे 1920 में, तो 19 में कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार गया, और 16 आता है, तो 3 बच गया 32, कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया और 0 का 0, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 240, वो दूसरी संख्या है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसी बोर्ड परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तथा 420 फेल हो जाते, तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल कितने परीक्षार्थी थे, 900, 1200, 1000 या फिर 1500। आप स्क्रीन पर प्रश्न को देख पा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि भी पास हो गए 65%, तो फेल कितने हुए, हमें फेल का नंबर दे रखा था, फेल का हमें प्रतिशत भी निकालना, तो टोटल 100% होता है। 100% में से 65% पास हो गए, तो पीछे कितने बच्चे भी हमारे 35% है जो फेल हुए। अब देखिए फेल होने वाला हमारे पास नंबर कितना दे रखा, हमारे पास नंबर दे रखा 420, तो हमें ज्ञात करना टोटल परीक्षार्थी यानी 100% कितना था।
देखिए हमने पिछले वीडियो में पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा कि एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हमारे पास, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। सेम मतलब ऊपर तो रखना जो रियल वैल्यू परसेंट में दे रखी है 420, बट्टे में रखना जो अनुपात या प्रतिशत जो भी है, तो कितना हो गया 35 हो गया, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें पूछा कि टोटल परीक्षार्थी 100 है तो हम 100 से इसको गुणा कर लेंगे। अगर हमें पूछता भी कुल कितने विद्यार्थी एग्जाम में उत्तीर्ण हुए तो हम यहाँ पे 65 से गुणा करते। अब इसको हल कर लीजिए, 35 और 42 साथ की टेबल में आता है, ये 6 बार आता है और 35 कितनी बार आता है 5 बार, और 5 का भाग 20 में 100 में कितनी बार जा रहा है भाई 20 बार जा रहा है। 20 को हम 60 से गुणा कर ले, 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे हमारे पास 1200 परीक्षार्थी बैठे थे। इसी प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 154 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 77 किलोमीटर प्रति घंटा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालें, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास दे रखी है 450 और रेल की लंबाई हमारे पास दे रखी 150 और कुल कितने सेकंड पार करिए भी 20 सेकंड में इसको पार करिए। अब देखिए भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा लंबाई को ऐड कर लेना होता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई दोनों को ऐड कर लीजिए। तो कितनी आ रही है भाई, देखिए टोटल लंबाई या फिर टोटल दूरी हमारे पास कितनी आ गई भाई 600 मीटर, और 600 मीटर की दूरी को इसने पार किया 20 सेकंड में। ये हमारे पास क्या आ गई भाई दूरी बट्टा चाल, हमारी क्या आ गई स्पीड आ गई। इस प्रकार हमारे फॉर्मूला बन जाता है दूरी बट्टा चाल। आप देखिए इसको भाग दीजिए तो देख कितना है 60/2 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए हमें मीटर प्रति सेकंड में पूछा नहीं, हमें पूछा भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 30 को हम किससे गुणा कर लेंगे 5/18 से गुणा कर लेंगे, सॉरी 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो 18/5 से गुणा कर लीजिए तो 5 का भाग 30 में कितनी बार गया भाई 6 बार, 6 को 18 हमारे पास आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे रेलगाड़ी की चाल आ गई हमारे पास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्याएं समान है तथा उनका आयतन भी समान है। गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 3:1, 1:3, 6:1 या फिर 1:2। देखिए जैसा प्रश्न बोला वैसे ही आपको करना है। हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा, शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं और गोले का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों फॉर्मूला हमारे पास होने चाहिए जिससे क्या इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी प्रकार हमारे पास देखिए भाई कौन सा आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए प्रश्न में दे रखा भाई r और r दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूं भाई r स्क्वायर r, जिससे क्या होगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाए हमारे आसानी से, इसलिए हम r क्यूब को क्या लिख रहे हैं r स्क्वायर इंटू r हो गया। यह दे रखा भाई दोनों क्या समान है। अब देखिए भाई तो क्या होगा पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया क्योंकि त्रिज्या दोनों समान है। ये r हमारा बच गया और 3 से 3 कट गया। अब पीछे क्या बचा भाई, इधर तो बच गया h, इधर क्या बच गया भाई 4r। आप देखिए प्रश्न ने पूछा भाई गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है। पहले हम ज्ञात कर ले भाई त्रिज्या और इसके क्या आ रहा है, इसका त्रिज्या कितनी आ रही है। त्रिज्या हमारी देखो 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ गई, तो त्रिज्या हमारी क्या आ गई भाई, मैं लिख दूं h/4। तो व्यास कितना आएगा भाई, व्यास हमारा आ जाएगा, व्यास हमारे साथ क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो इसको 2 से गुणा कर लीजिए 2h/4 यानी कि कितना आ गया भाई हमारे पास h/2 आ गया। अब प्रश्न ने पूछा क्या है, जो अनुपात पूछा है व्यास का ऊंचाई से अनुपात, यानी कि व्यास बटा ऊंचाई करना। तो ये ऊंचाई यहाँ पे किधर ऊपर है तो इसको नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1:2। विकल्प डी इस प्रश्न का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है, यदि a/b
बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5। तो C अनुपात A हमें ज्ञात करना। तो देखिए ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, A, B और C लिख दिया। A अनुपात B कितना भी 2:3। उसी प्रकार B अनुपात C हमारे पास 4:5। जब भी ऐसा है तो देखिए 4 यहाँ पे लिखा तो एक बार इसके आगे लिख दीजिए, 3 यहाँ पे तो एक बार इसके आगे लिख दीजिए। अब देखिए भी यहाँ पे आ गया, एक का अनुपात कितना हो गया 4 दूने 8 हो गया, ये कितना हो गया भी 12 हो गया, और 5 × 3 कितना हो गए 15 हो गए। अब जो प्रश्न ने पूछा वो निकालते C अनुपात है, तो C अनुपात A हमारे पास क्या आ जाएगा भाई C अनुपात यानी कि 15:8 आ गया। C अनुपात A का मान हमारे पास कितना आ गया 15:8 आ गया। विकल्प ए इस प्रश्न का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 3 घन जिसमें से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के सिरों को मिलाकर रखे गए। इस प्रकार बनी आकृति का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना। देखिए हमारे पास इस प्रकार है, एक घन ये हो गया हमारे पास, मैं इसको ऐसे बना दूं, ये हमारे पास हो गया एक घन। इसी प्रकार इसी के पास में दूसरा घन रखा हुआ है तो इसको हम ऐसे बना दे, और तीसरा घन एक और रखा हुआ है तो मैं इसको आगे बना दूं, और सबकी भुजाएं कितनी होगी 5 सेमी। तो इधर कितनी होगी 5 सेमी, इधर भी कितनी होगी 5, इधर भी कितनी होगी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। तो देखिए भाई ये क्या बन गया हमारा घनाभ बन गया। अब घनाभ की लंबाई कितनी है भी देखिए हमारे पास 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो यही फिक्स है, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5। तो हमारे पास चौड़ाई का मान कितना आगे भी हमारे पास चौड़ाई भी कितनी होगी 5 सेमी, लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई तो फिक्स ही रही, ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी 5 सेमी। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आपको याद होगा क्या होता है हमारे पास, हमने सीखा था 2LB + BH प्लस हमारा क्या हो जाएगा HL हो जाएगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, इसका हल कर लीजिए। लंबाई कितने हुई 15 × 5 प्लस B × H कितना हो गया भी 5 × 5। इसी प्रकार H × L हमारा पास कितना हो गया भी 15 × 5 या फिर 5 × 15 लिखो, एक ही बात है 2 × 15 × 5 कितना होते हैं हम जानते हैं 75। 5 × 5 कितना हो गए 25 हो गए, और 15 × 5 वापस कितना हो गए 75 हो गए। अब इसका गुणा कर लीजिए, 75 + 25 100 हो गए, 100 + 25 कितना हो गए 100 + 75 175, और 2 × 175 हमें ज्ञात करना। तो कितना आएगा भाई 150, और हमारे पास कितना आना चाहिए 200। इस प्रकार हमारा 350 आ रहा है। देखिए इसको हल कर ले एक बार, 0 हो गया, 14 और ये कितना हो गया 15, एक कैरी हो गया, 2 और ये कितना हो गया हमारे पास 350। ये किस में सेंटीमीटर में, तो हमारे पास किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 7% कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि 1 रुपये में 15 बटन खरीद कर 1 रुपये में 10 बटन की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके जस्ट पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने किया था। कैसे किया था हमने देखिए कि 15 का क्रय मूल्य बराबर किसके विक्रय मूल्य के बराबर है 10 के विक्रय मूल्य, क्योंकि 1 रुपया ले रहा 15 चीजें और 1 रुपये में 10 चीजें बेच रहा, तो 15 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया। तो हमने क्या भाई CP / SP निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये SP यहाँ पर आ गया। तो देखिए 10 तो अपनी जगह ही है, 15 यहाँ पे गुणा में किस में आ गया भाग में आ गया। इसको काट दीजिए या फिर इसको ऐसे रखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आ गया 2:3 हो गया। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया 2, विक्रय मूल्य हमारे पास हो गया 3। तो देखिए लाभ कितना हुआ, लाभ यहाँ पे हो गया 1। हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो हम सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमारे पास कितना हो गया 1, क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया 2 × 100। तो हमारे पास देख कितना है 50%, इसमें क्या आ गया लाभ प्रतिशत आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी लाभ हानि पर आधारित है। क्या लिखा हुआ है, एक सूटकेस को 400 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि सूटकेस को कितने में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। देखिए भाई 400 में बेच रहा है तो इसको लॉस हो रहा है कितना भी 20%। अब इसको बेचना किस में 20% लाभ पर।
अब आप यहाँ पे देखिए भाई 20% हानि पर बेच रहा है, तो मतलब कितने में बेचा भाई, 80 में बेचा, और हमें 20% लाभ पर ज्ञात करना, यानी कि 120 में बेचने पर उसको वास्तव में कितने रुपए मिलेंगे। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला लगाया था कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उसे गुणा कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास सेम बट्टा सेम लगा दीजिए कि 400% में दे रखा है, जो अनुपात से है उसको बट्टे में रखना, हमने सीखा सेम बट्टा सेम हो गए, ये भी बेच रहा है हानि पर, ये भी हानि पर बेच रहा है। इंटू लाभ के लिए ज्ञात करना तो हम 120 से गुणा कर लेते, अगर क्रय मूल्य से ज्ञात करना तो हम यहाँ पे 100 से गुणा करते। आप देखिए 40 में 8 का भाग कितनी बार गया भाई, 5 बार, 5 को गुणा कर लीजिए भाई 12 से 120 से, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, और 0 का 0, यानी कि 600 रुपये में बेचने पर इसको 20% का लाभ होगा। विकल्प हमारा कौन सा राइट हो गया, डी राइट हो गया। अब मैथ्स के क्वेश्चन के बाद हम रीजनिंग के पर्सन हमारे, रीजनिंग का हमारा पहला पर्सन और ओवरऑल 10वां पर्सन हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 8, 15, 17, 24, 26, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए अगली संख्या, उससे पहले हम सीरीज लिख रहे हैं, क्या लिखा है 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 15, 17 और 24 और 26 लिखा। सबसे पहला तरीका हमेशा ये होता है कि इसमें आप अंतर निकाल दीजिए, आसान हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है भाई +2, अंतर कितना आ रहा है भाई +1, अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है भाई वापस +2, अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है +3, यहाँ पे वापस +2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए +5 आ रहा है, यहाँ पे वापस +2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया भाई 17 में कितना जोड़ेगा 24 आ जाए 7, और यहाँ पे कितना आ गया +2। अब देखिए भाई सीरीज देखने पर हमें पता चल रहा है भाई, एक बार तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ रहा है एक संख्या छोड़कर, आई बात समझे। और दूसरी सीरीज हमारी चल रही है यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, यानी कि इसके बाद कितना जोड़ता है +9 करता। और अब देखिए भाई हमारे पास 26 + 9, 26 + 9 हमारे पास कितने हो गए भाई 35 हो गए। तो यानी कि इस प्रश्न का विकल्प कौन सा हो गया, डी विकल्प राइट होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ 35 लिखा हुआ। अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार का लिखा हुआ है 8, 24, 12, 36, 18, 54, इसके बीच का मतलब अगला क्वेश्चन मार्क करना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगला नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8, 24, 12, 12 के बाद लिखा हुआ है 36, हमने लिख दिया 36, 36 के बाद हमारा क्या लिखा हुआ है 18, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है। अब देखिए 8 में हम कितना जोड़े कि हमारे पास 24 हो जाए कि 16 जोड़ दिए हमने, 8 में 16 जोड़ा, और वापस अंतर कितना आ रहा है भाई -12 आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है भाई 12 में कितना जोड़े कि हमारे पास 36 से 24 जोड़ा, फिर से यहाँ पे देखिए कितना घटा दिया भाई, यहाँ पे 36 कितना घटा दिया 18 घटा दिया, और आगे 18 में कितना जोड़े कि हमारे पास आ जाए भी 54 आ जाए, तो हम क्या जोड़ रहे 36 जोड़ रहे। अब देखने पर हमें पता चल रहा है सीरीज की आ रही भाई, डबल जोड़ रहा है आधा घटा रहा है, डबल जोड़ रहा है आधा घटा रहा है, डबल जोड़ रहा है तो आधा घटाएंगे, तो 54 में से 27 के तो पीछे क्या बच जाएगा 27 बच जाएगा। तो विकल्प ए इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते थे। एक और तरीका क्या बचता अभी हमारे पास, अभी हमें देखने पर पता चल रहा है 12, 36, 18, 54, यहाँ पे देखिए इंटू कितना किया अभी इसने 3 किया, यहाँ पे भाग 2 किया, वापस इंटू 3, यहाँ पे भाग 2, वापस इंटू 3 किया, यहाँ कितना 54 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे भाई भाग 2 करेंगे, भाग 2 करने पर हमारे पास क्या आ गया 27। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो रिश्तों में रिलेशन पर आधारित है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ए डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, दादा दादी पुत्री नातिन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप पेपर की सहायता से कीजिए, पेन पेपर की सहायता से इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए है जो बी की बहन है।
मतलब ए है, बहन किसकी है, बी की। हम भाई बहन को संबंध को इस प्रकार दर्शाते हैं। अब बी लड़का है, लड़की हमें पता नहीं। अब लिखा भाई सी है जो बी की माता है, तो यहाँ पे सी आ गया, जो किसकी माता भाई, बी की माता है। और डी है जो सी का पिता है। देखिए बहुत बड़ा संबंध जा रहा है, यहाँ पे डी आ गया है, ऊपर चला गया। डी किसका पिता है, सी का पिता है। और ई है जो डी की माता है, उसका मैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए के बारे में कोई पूछा नहीं। अब लास्ट में पूछा भाई ए का डी से क्या संबंध है भाई, ए क्या लगेगी डी के, ये क्या होगी, पुत्री होगी, पुत्री की पुत्री, यानी कि हमारे क्या होती है भाई, नातिन होती है। तो ये क्या लगेगी भाई, नातिन। नातिन कौन से विकल्प है हमारे पास, विकल्प डी में लिखा हुआ है नातिन। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आयु पर आधारित एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, 60, 48, 51, 45। देखिए जैसा प्रश्न में लिखा है कि 3 वर्ष पत्नी से अधिक है, पत्नी में क्या जोड़े कि आ जाए, पति आ जाएगा। और देखिए भाई पति की आयु अपने पुत्र से 4 गुना है और पुत्र 3 साल बाद किसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो पुत्र वर्तमान में कितना भाई, पुत्र वर्तमान में हमारे पास कि 3 वर्ष घटा दो कितना आ जाएगा भाई, 12 वर्ष। 3 साल बाद 15 का तो वर्तमान कितना है, 12 का। और पिता इस टाइम क्या भाई, पुत्र की आयु का 4 गुना, तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा। 48 आगे पति की आयु, तो पत्नी की आयु क्या होगी, इससे कम होगी, 3 कम, इधर प्लस का इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो 48 में से 3 घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। पत्नी की आयु विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न शानदार है, क्या लिखा हुआ है, कॉलेज की पार्टी में 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी हुई है। पी है जो एम के बाई ओर है और ओ के दाई ओर है। आर बैठी है एन के दाई ओर परंतु ओ के बाई ओर, तो बीच में कौन बैठा है, हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है। देखिए भाई क्या लिखा है, पी है जो एम के बाई ओर, तो हम लिख दिया भाई एम, यहाँ पर आ गया पी एम के बाई ओर, और ओ के दाई ओर पी है जो किसके दाई ओर भी, ओ के दाई ओर। इसी प्रकार आर, आर क्या भी एन के दाई ओर बैठी है, तो एन को यहाँ पर लिख दो, लेकिन ओ के बाई ओर बैठे, तो इस प्रकार हमें संबंध आ गया। और ओ के पास क्या हमारा आर है और आर के पास हमारा क्या है, एन है। अब प्रश्न ने पूछा क्या अभी, प्रश्न ने पूछा कि पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारे पास कौन बैठा है, ओ बैठा है। विकल्प हमारा कौन सा राइट हो गया भाई, ए विकल्प हमारा राइट हो गया। अगला प्रश्न दिशाओं पर आधारित, दिशा प्रेक्षण पर आधारित क्या लिखा हुआ है, शंकर पी स्थान पर खड़ा है और वह दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वो पश्चिम की ओर 20 मीटर जाता है, उसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 5 मीटर उत्तर चलकर क्यू पर पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की दूरी कितनी, देखिए बड़ा प्रश्न दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान होगा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो जैसा बोला वैसा फिगर बना दीजिए हमारे पास। मान लीजिए कि P स्थान यहाँ पे दक्षिण दिशा हो गई, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा हो गई। देखिए प्रश्न में क्या लिखा, P शंकर P स्थान पर खड़ा है और वो दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया 10 मीटर। उसके बाद वो पश्चिम दिशा मतलब इस ओर जाता है, कितना चला भाई, 20 मीटर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद वो दक्षिण दिशा में 10 मीटर और चलता है, मतलब नीचे की साइड वापस आ गया दक्षिण दिशा में, कितना चला भाई, 10 मीटर। फिर वो पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, मतलब इधर आने के बाद वापस पूर्व दिशा यानी इस ओर कितना चल रहा है भाई, 20 मीटर चल रहा है, तो 20 यहाँ पर वापस लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद क्यू नहीं, इसके बाद 5 मीटर चलकर क्यू पर पहुंच जाता है, यानी कि वापस इधर आ जाता है, कहाँ पर आ गया भाई, क्यू बिंदु पर। कितने चला भाई, 5 मीटर। अब प्रश्न पूछा पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी हुई, देखिए कि दूरी कितनी टोटल, ये हो गई 10 हो गई, और ये कितनी बची हुई, टोटल कितनी, ये 10 है, इधर 10 है, 10 में से 5, देखिए पूरी कितनी है भाई, 10 है, 10 में से 5 तो वापस आ गए, तो पीछे कितनी बची हुई, 5 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया,
10 + 5 यानी कि 15 मीटर वो अपने मूल स्थान से दूरी पर है। विकल्प बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कि सांकेतिक भाषा में HOUND को लिखा जाता है FMSLB, उसी प्रकार ब्राउन को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, जैसा लिखा वापस लिख दो। HOUND को क्या लिखा भाई इसने, FMSLB लिखा है। अब देखिए भाई सारे नंबर की कोडिंग कर दीजिए। H कितने पर आता है, 8 पर। O कितना आता है भाई, 15 पर। युवा 21 साल। N 14 हो गया। D आसान है 4 पर। B कितने पर, 2 पर। L कितने पर, 12 पर। S कितने पर आता है भाई, 19 पर आता है। M हमारा 13 पर। F आता है 1 के बाद यानी कि 6 नंबर पर। अब देखिए भाई इसको देखने पर क्या पता चल रहा है, 8 से 6 हो रहा है यानी कि -2। यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, -2। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यानी कि सब में -2 करना है। वैसे देखिए ब्राउन का नंबर क्या हमारे पास, उसमें भी क्या करना हमें, -2 करना। तो देखिए ब्राउन कितने पर आता है भाई, बी 2 पर। अभी आर हमारा कितने पर आता है, 18 नंबर पर आता है। उसी प्रकार वो वापस 15 नंबर पर आ गया। डब्लू देखिए कितने पर आता है, 23 पर। और एन कितने पर आ रहा है, 14 पर। तो सबका -2 करना। तो यहाँ पे देखिए बी का -2 करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है, यानी कि लास्ट अक्षर हो गया 26वां। 18 में से 2 गया तो क्या बचा है, 16। और 16 नंबर पर कौन सा अक्षर है हमारा, पी अक्षर है। 15 में से 2 गया 13 नंबर पर हमारा अक्षर कौन सा है, एम है। 23 में से 2 गया क्या बचा, 21। और 21 पे अभी हमने लिखा कौन सा अक्षर है, यू। और 14 नंबर इसमें से 2 गया कितना बचा, 12 नंबर पर कौन सा अक्षर है हमारे पास, एल। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प ए, JPMUL। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में प्राइवेट को लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7, RIX को लिखा जाता है 2 3 9 8 के रूप में कटुबंध किया जाता है। इसी प्रकार कूट भाषा में RIVETS को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बने जाते हैं। एक तो इस प्रकार का प्रश्न हो गया कि जिसके फिक्स नंबर होते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है कि इसमें प्रश्न में दे दिया कि कौन सा नंबर का कौन सा मतलब डिजिट आ रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, PRIVATE, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार दूसरा अक्षर लिखा हुआ RISK, इसको लिखा है 2 3 9 8। अब देखिए देखने पर पता चल रहा है आर यहाँ पे भी 2 नंबर पर, आर यहाँ पे भी 2 नंबर, और आई यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर, यानी कि इसके सीधे कोड दिए। पी 1 नंबर हो गया, आर 2, आई 3, इस प्रकार सारा कोड है। तो मैं लिखा है RIVETS। तो आर कितने पर भी हमारे पास, 2 नंबर पर। उसके बाद लिखा आई कितने पर हमारे पास, 3 नंबर पर। उसके बाद वी देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर, ये 4 आ गया। ई कितने पर आ रहा है, 7 नंबर पर। उसके बाद टी कितने पर आ रहा है, 6 नंबर पर। और एस आ रहा है 9 नंबर, 6 और 9 हो गए। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 2 3 4 7 6 9। विकल्प 20 प्रश्न का क्या हो गया, आसान आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न आकृति दे रखी है, पहले ऐसे आकृति दे रखी है, उसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया। तीसरी आकृति ऐसे दे रखी है, तो हम बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चौथी आकृति कौन सी आएगी। देखिए पहली आकृति इसमें केवल क्या है, एक लाइन का चेंज है, तो मतलब यहाँ पे एक लाइन और आ गई। तो इसी प्रकार दूसरी और चौथी में भी क्या आएगा, एक लाइन का अंतर आएगा, जो हमारी कौन सी है, विकल्प बी में आकृति हुई है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो गया। इसी प्रकार आकृति वाला हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंखला में भिन्न आकृति का पता कीजिए। देखिए चारों आकृतियों को देखने पर पता चल रहा है कि आकृति डी में एक आकृति 2 बार रिपीट होगी, बाकी तीनों आकृतियों में चारों आकृति क्या भिन्न भिन्न दे रखी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो गया। अगला प्रश्न कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए, तो कौन सी आएगी। देखिए इन चारों आकृतियों को देखने पर पता चलता है कि हमारे पास जो तीर का निशान है जो हमारे क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, जैसे कि 11 पर था, लगभग 12 पर आ गया, ये 2 पर, ये 3 पर, इस प्रकार हमारा घूम रहा है। और दूसरी ओर सर्किल वाला है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैं इसी कड़ी में आगे देखना कि तीर वाला आगे घूमते तिरछा आना चाहिए लगभग 4 पर,
और जो हमारे पास जो वर्थ वाला जो इधर क्या आना चाहिए, हमारे 9 समथिंग आना चाहिए। तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प 20% का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन में जो जनरल अवेयरनेस का है कि रूस ने किस देश को S-40 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी। पाकिस्तान, चाइना, भारत, जापान। तो देखिए अभी हाल ही में रोक लगी, इसका आंसर क्या हो गया, चीन हो गया। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये करंट अफेयर का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो गया आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न साइंस का है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, लैक्टोमीटर का उपयोग दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। जिका वायरस का नामकरण किस देश के जिका वन के नाम पर किया गया। नाइजीरिया, अंगोला, निकारागुआ, युगांडा। देखिए जिका वन कहाँ पे स्थित है, युगांडा में। यहीं पर सबसे पहले जिका वायरस पाया गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, युगांडा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। क्लाइमेट चेंज, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, कनेक्ट विथ द योगा, योगा फॉर हेल्थ। तो इस प्रश्न का आंसर है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की क्या थी, थीम थी। 27वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसके आंसर क्या हो गया, फातिमा बीबी थी, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी पद की बात की गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप, वसुमित्र, मोगली, पुत्तिस्त या अश्वघोष। तो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर, महाकश्यप हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।